Principle of inheritance and variation. Principle of inheritance. प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, राइट? ओके, तो Yeah, मुझे ma'am. मेरा मैंने गलत स्क्रीन शेयर करी है, एज यूजुअल, इट्स नॉर्मल। ओके, आते हम दोबारा उसी पे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पे। और आई थिंक हम लोग यहाँ पहुंच चुके थे, एक्सेप्शन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इज इट करेक्ट? 15 मिनट रीडिंग करके आए थे, मैंने बोला था ना, एक ही होमवर्क था, 15 मिनट रीड करना है। Yes. स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes. क्या दिखा है? Exceptions of monohybrid cross, incomplete dominance, codominance. ठीक है, बहुत बढ़िया, आवाज बस सब चल रही है, ठीक है। अब सब करो माइक बंद। ओके, सो अब देखो, एक चीज क्लास स्टार्ट करने से पहले जो बोलनी है मुझे, वो दैट इज कि हम सबको बताए फोकस बड़ा जरूरी है क्लास के टाइम पे, राइट? तो मैक्सिमम आई थिंक मैं कह सकती हूँ 1 आवर 15 मिनट्स की क्लास होती है, जिसमें हम कह सकते हैं 1 आवर मुश्किल से हम 5 मिनट्स पढ़ते हैं, है ना? इतने मिनट्स हम पढ़ते हैं, उसके बाद तो इधर उधर के बीच में बातें होती हैं, ऑब्वियसली नहीं होगी तो भी थक भी जाएंगे। सो इतने मिनट्स के लिए एटलीस्ट सबके सब फोकस रहेंगे, ठीक है? फोकस रहेंगे इन द सेंस कि पीछे बातें नहीं करना, खाने वाने के लिए बीच में मत जाना, क्योंकि तुम्हारा फोकस टूटेगा। या तो खा के बैठा करो, अगर ब्रेक चाहिए तो मुझे बता दो, हम वैसे टाइम को सेट कर लेते हैं, लेकिन बीच में खाना पीना मत करना, पीछे बातें मत करना। होता ही है कि जो बातें करने लगता है उसका कॉन्सेप्ट मिस होता है, फिर वो पूछते हैं, फिर उसको बताने में जिसने सही से सुना था उसको दोबारा सुनना पड़ता है, उसका टाइम वेस्ट होता है। तो इसमें हम सबका नुकसान है, राइट? तुम्हें डाउट है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, पूछो 1000 बार, लेकिन अगर फोकस की वजह से पूछा है तो फिर वो गलत है ना अपने आप में, तो अपना नुकसान मत कराओ, राइट? तो सिर्फ 1 घंटे 5 मिनट के लिए एटलीस्ट क्लास में फोकस बनाए रखो। जब बात हो रही है, जब जब चाहे ना बनाओ कोई बात नहीं, लेकिन इतना फोकस बनाओ ताकि आपकी टाइम की भी कदर हो, मेरी भी, राइट? ठीक है, क्लियर है ये बात? Yeah, ma'am. फोकस इंपॉर्टेंट है। और हमारा क्या गोल है, जो हम हर क्लास से पहले बोलते हैं, गोल क्या है हमारा? Neat crack. Need crack करना. विच ईयर? 2023. यस, वो भी स्कूल वाला सोच रहा है कि लगता नहीं मुझसे होगा, मैं 24 में करूंगा। तुम्हारा गोल ही 2023 को क्रैक करना है। जब अपने माइंड को 6 महीने के लिए ट्रेन करोगे तो ये गोल अचीव हो जाएगा। तुमने सोच ही लिया ना, पहले हार माननी, वो कभी पूरा नहीं होता, राइट? अभी भी ये क्लियर हो जाएगा, राइट? तो गोल है हमारा 2023 का नीट, इसको ध्यान में रखते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा कि इन जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की दो एक्सेप्शंस थी, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। नीट का पहला क्वेश्चन यही बनता है कि एक्सेप्शन क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो 4 मार्क्स तो मुझे इसी स्लाइड से मिल गए, राइट? उसके बाद हमने कहा चलो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। इनकम्प्लीट मतलब आधा अधूरा, ठीक है? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो एग्जाम्पल तुमको पढ़ना है वो किसका पढ़ना है? स्नैपड्रैगन का, राइट? स्नैपड्रैगन का फ्लावर है जिसके बारे में, इस प्लांट के बारे में तुम्हें एक एग्जाम्पल पढ़ना है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपको प्लांट का नाम दे सकते हैं और पूछ सकते हैं इसमें कौन सी डोमिनेंस है, मतलब ये आपसे नीचे टर्म दे देंगे, इट शोज व्हाट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। तो स्नैपड्रैगन तुमने एक ही जगह पढ़ा था, ठीक है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर, क्लियर? Yeah, ma'am. राइट? इसके अंदर जब क्रॉस होता है तो कुछ अजीब अलग सा दिखाए। अब ये मेंडल क्रॉस नहीं कर रहा है, ये हम लोगों ने बाद में, साइंटिस्ट ने बाद में देखा है इन सबको, ठीक है? तो मेंडल पे मत अप्लाई करना। मेंडल ने लॉ दिया था, उसके एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन बाद में आते हैं जब कोई लॉ आता है। और मेंडल के लॉस फेमस हुए थे जब वो पास अवे हो चुके थे, राइट? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है, वो कहते हैं कि स्नैपड्रैगन के पास रेड कलर के फ्लावर्स हैं और कुछ वैरायटी के पास व्हाइट कलर के फ्लावर्स हैं, ठीक है? तो जब उनका क्रॉस किया तो कुछ इस तरीके से आया होगा। देखो, कैपिटल आर ने गैमीट बनाया होगा, एक कैपिटल आर और एक कैपिटल आर। स्मॉल आर ने गैमीट बनाया होगा, एक स्मॉल आर और एक स्मॉल आर। जब इनको क्रॉस कराया गया तो जो ऑफस्प्रिंग आया, F1 जनरेशन, वो आई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब कायदे से इस फ्लावर का कलर क्या होना चाहिए था? Red. इट शुड बी रेड, होना तो रेड चाहिए था, लेकिन हो गया, साइंटिस्ट को लगा यहाँ धक्का, क्योंकि ये निकला पिंक। उन्होंने कहा पिंक क्यों भाई, ये व्हाइट और रेड मिक्स होके पिंक बनाते, पिंक कैसे बन गया ये? तो उनको रियलाइज हुआ कि ऐसे भी कभी कभार कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें एक जीन अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाती, उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब कि ये ऐसा क्रोमोसोम रहा होगा, ठीक है? ध्यान से एक बार सुनना, फिर ये खत्म हो जाएगा, छोटू सही है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है? जो कौन सा भी क्रोमोसोम नंबर है हमें नहीं जानना, कोई जरूरत नहीं है, पर हमें स्नैपड्रैगन में पढ़ रहे हैं, इतना याद रखना है। तो यहाँ पर जो ये एक जीन है, अरे अरे येलो से क्यों बना रही हूँ मैं, ये एक जीन है, ये एक जीन है,
ठीक है, इस जीन में कोई डिफेक्ट है तभी मैं इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ये जीन बढ़िया चल रहा है तो मैं इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, ये क्या रिस्पॉन्सिबल है, आर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फ्लावर कलर के लिए। तो ये जीन क्या करता है, ये तो जीन है ना, जीन आगे चल के बनाता है प्रोटीन, तो आर ने बना दिया प्रोटीन, उसने बना दिया ये प्रोटीन से, देखना प्रोटीन बन रहा है, ये प्रोटीन की चेन बनाई। अब ये प्रोटीन की चेन जाके फ्लावर को रेड कलर देती, लेकिन ये तभी पॉसिबल था अगर यहाँ पर भी कैपिटल आर की चेन होती, कैपिटल आर का जीन होता, वो भी प्रोटीन बनाता, फिर ये दोनों प्रोटीन की चेन आपस में हाथ मिला के साथ जाती और फिर फाइनली जाके वो रेड कलर फ्लावर को देती। लेकिन ये वाला जो जीन है ये तो डिफेक्टेड है, स्मॉल आर का मतलब है यहाँ म्यूटेशन हो गई है, तो ये तो डिफेक्टेड है ना। अगर ये डिफेक्टेड है तो ये क्या कर रहा है, ये प्रोटीन नहीं बना पा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन बना नहीं, लेकिन एक जीन ने अपना प्रोटीन बना दिया, तो ये जो प्रोटीन है ना ये बहुत स्ट्रांग नहीं है, ये अकेले अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो इसका एक्सप्रेशन इनकम्प्लीट है, अपने साथी के बिना एक्सप्रेशन इनकम्प्लीट। इस वजह से फ्लावर में रेड कलर आना था पर पूरी तरीके से आ नहीं पाया, और जब ये कलर का प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं होता तो फ्लावर को व्हाइट कलर मिलता है, इसलिए रेड और व्हाइट का अपने आप मिक्सचर होके पिंक कलर का फ्लावर आ गया। ये बात समझ आई क्या हुआ यहाँ पे? मम्मी एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, ओके। एंड क्लास के एंड में ना लास्ट के 5 मिनट्स में मैं एक बार स्लाइड रन कर दूंगी, तो तब सब देख लेना। ठीक है, तो हमने कहा कि स्नैपड्रैगन के केस में रेड कलर का फ्लावर भी होता है, व्हाइट कलर का फ्लावर भी होता है। जब उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन हुई यानी कि रिप्रोडक्शन हुई तो पिंक कलर का फ्लावर आया। तो हमने कहा यार अगर इसके पास डोमिनेंट वाला जीन था ये कैपिटल आर वाला, तो फ्लावर का कलर तो रेड होना चाहिए था, फिर ये आर वाले ने रेड कलर क्यों नहीं दिया? तो हमको पता चला कि जो डोमिनेंट जीन है ना आर वाला, वो जितना भी प्रोटीन बनाता है वो सफिशिएंट नहीं है रेड कलर देने के लिए, उसको एक और आर की ज़रूरत है। वहाँ से भी जो प्रोटीन बनेगा वो एक साथ हाथ मिलाएंगे और अब फ्लावर का कलर रेड हो पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि होमोलोगस क्रोमोसोम में सामने की तरफ जो जीन है उसमें म्यूटेशन हो गई है और वो छोटा आर बन गया, तो वो तो प्रोटीन बनाता ही नहीं है, छोटा आर कभी प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो इस वजह से बेचारा रेड कलर का प्रोटीन जो बना है वो इनकम्प्लीट है, तो वो कम्प्लीटली रेड कलर फ्लावर को दे नहीं पा रहा और फ्लावर मिक्स ब्लेंड होकर व्हाइट कलर का बन रहा है। इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब समझ आया? यस मैम। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ आया तो हम क्या याद रखेंगे, हमें ये बात याद होनी चाहिए नीट में क्या पूछा जाएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसका एग्जाम्पल है? ये एक्सेप्शन है फर्स्ट लॉ की, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। ठीक है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एग्जाम्पल हम स्नैपड्रैगन का पढ़ते हैं और पिंक फ्लावर वाला पढ़ते हैं। राइट, क्लियर? ठीक है, तो अगर मैं इसी क्रॉस को आगे ले जाऊं तो ये अपनी कॉपी खोलो यार, क्रॉस मैं करूंगी तुम देखोगे ऐसे नहीं होगा। कॉपी खोलो, खोलो, ये बनाओ कैपिटल आर स्मॉल आर, ये है रेड और ये है वाइट। कॉपी खोलो और बनाओ, इसके गैमीट बनाओ। मैम खुली हुई है। ठीक है, 2 गैमीट बनाओ, उसकी हाइब्रिडाइजेशन कराओ। यस मैम। ठीक है, अब इसकी क्या करो, इसकी करा दो सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब होता है सेम से फॉर्मूला हम यहाँ लिख देंगे, सेम अल्फाबेट लिखेंगे। सेल्फिंग करा दी, यो मैम। अब इसका पुनेट स्क्वायर बनाओ। क्या ऐसे ही बना है, किसी का डिफरेंट बनाओ। नो ठीक है, मैम। या फिर ऐसा नहीं बना? मैम ऐसे ही नहीं बना। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल यहाँ आर से, कैपिटल आर स्मॉल आर, और लास्ट में मेरा बना स्मॉल आर। तो कैपिटल आर के कितने हैं? 1 कैपिटल आर स्मॉल आर वाले कितने हैं? 2 स्मॉल आर वाले कितने हैं? 1 1। ठीक है, कैपिटल आर वाले कैसे दिख रहे हैं? रेड कैपिटल आर स्मॉल आर वाले पिंक स्मॉल आर वाले। वाइट तो फिनोटाइप कैसा आया? 1:2:1। हाँ, तो देखने में फिनोटाइप ना, तो 2 मेरे को एक लाल मिल रहे हैं, 2 पिंक फ्लावर मिल रहे हैं और एक व्हाइट फ्लावर मिल रहा है, तो 1:2:1। और अगर मैं जीनोटाइप की बात भी करूँ तो जीनोटाइप मुझे कैसे दिख रहे हैं? आर वाले 1 दिख रहे हैं, 1। ठीक है, पिंक वाले हमें कैसे दिख रहे हैं? कैपिटल आर स्मॉल आर वाले 2 दिख रहे हैं तो 2, और स्मॉल आर वाले 1 दिख रहे हैं तो 1। तो जीनोटाइप और फिनोटिपिक रेशियो सेम है। यस मैम। ये नीट का क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, 4 मार्क।
कि वो कौन सा क्रॉस है जिसमें जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो सेम होते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस उसका बहुत फेमस एग्जांपल है। इज इट डन? Yes, ma'am. ओके, जिसको डाउट है अब सब माइक बंद करेंगे। जिसको डाउट है वो हैंड रेस करेगा, बाकी सब चुप। जिसको डाउट है हैंड रेस करो। नो हैंड हैज बीन रेज। ये कौन है? निधि, कोई सिंबल आ रहा है तुम्हारे नाम के आगे, ये हैंड तो नहीं है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब है हम दोनों राजा हैं, ठीक है, या हम दोनों रानी हैं। दोनों दोस्त डोमिनेटिंग है, दोनों दोस्त है, हम अपने अपने राजा रानी है, जो भी समझ लो। तो कोडोमिनेंस का मतलब है दोनों दिन खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने दूसरे का वेट नहीं करना है, मैं तो अपने हिसाब से एक्सप्रेस करूंगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है? जीन आई, कैपिटल आई। तो जीन कैपिटल आई रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन ब्लड ग्रुप। पहले तो ये लिख लो, ये तुमको आता है, ये मैं तुम्हें डाइसेक्ट करके दिखा रही हूँ। जब तुम पढ़ोगे तो तुम समझ जाओगे आराम से। तो जीन आई रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप के लिए, राइट। अब ह्यूमन ब्लड ग्रुप में क्या होता है? ह्यूमन ब्लड ग्रुप में ना एलील ज़्यादा होते हैं। देखो, मैंने तुमको पहले जब मैंने कल बताया था, मैंने ऐसे बनाए थे ना, 2 क्रोमोजोम थे। मैंने तो कहा था क्रोमोजोम नंबर 1 है, और मैंने कहा था, ध्यान से सुनना, कि इस पोजीशन पे लेट से एक जीन पड़ा है, ठीक है, एक जीन पड़ा है, और ये जीन एक ही कैरेक्टर के लिए कोड करता है। कैरेक्टर मतलब जैसे कि हाइट। Height. ठीक है, हाइट, ठीक है। और ये ट्रेट अगर सेम दिखाता है तो मैं इसको जी नहीं कहूंगी। लेकिन अगर इसके ट्रेट डिफरेंट है, जैसे ये कह रहा है हाइट के लिए कोड तो करता हूँ, मैं बनाऊंगा डॉर्फ, और ये कहता है मैं तो बनाऊंगा टॉल, तो मैं कहूंगी कि ये दोनों क्या है? हाँ जी शिवानी। एलील्स। एलील्स, यस। हाँ शिवानी बोलो। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। तुम लोगों को स्क्रीन शो नहीं हो रही? शिवानी एक बार एग्जिट करके एंटर करना, शायद इंटरनेट का इशू होगा आपका। सबको हो रही है तो ठीक है। ओके मैम। ओके बेटा। सो हाँ जी, कहाँ थे हम? सो ये है एलील। मैंने तो तुमको बताया ना, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, उसमें 2 ही एलील होते हैं। तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर में 2 ही एलील होंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तीसरा ट्रेट भी है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने हाइट बोला था ना, तो ये भी हो सकता है एक ट्रेट है टॉल, एक ट्रेट है डॉर्फ, और एक ट्रेट है लेट से मीडियम। 3 ट्रेट भी हो सकते हैं। तो जब 3 ट्रेट होंगे ना, उसका एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप में आता है कि जीन तो हमारे पास आई है। मतलब कि अगर ये मेरा डीएनए है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल करने की कोशिश कर रही हूँ, बताना समझ आए तो, ना आए तो भी बता देना। ये येलो वाला लाइन है ना, मैं कह रही हूँ ये जीन आई है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में ब्लड ग्रुप है, जो भी मेरा ब्लड ग्रुप है, ठीक है। लेकिन इसके ना पॉपुलेशन, ये तो मेरी बॉडी में है ना, यानी मेरे पास 2 एलील होंगे इसके, राइट। लेकिन पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर अगर मैं देखूं, तो आई जीन के ना 3 एलील होते हैं। इसके पास 3 एलील है, वो स्पेशल है ये। कौन कौन से 3 एलील है? एक होता है आई ए, फॉर एप्पल, आई, इसको आई छोटा आई कह देते हैं। छोटा आई का मतलब है कि ये जो जीन है ना, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये खराब है, यहाँ पर है म्यूटेशन, अब प्रोटीन नहीं बनाता ये, ठीक है। लेकिन ये 3 एलील है, तो याद रखना, ह्यूमन हमारे पास ब्लड ग्रुप के लिए जीन एक ही है, लेकिन उसके 2 एलील है। मेरी बॉडी में 2 एलील है, लेकिन पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन में 3 एलील है। तो हो सकता है मेरे पास 2 एलील है, शिवानी के पास डिफरेंट हो, ठीक है, हो सकता है साहिल के पास और डिफरेंट हो, ठीक है। तो 3 एलील का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ आई? अब ये लाइन देखना ध्यान से, थोड़ी सी ट्रिकी है। अ कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 एलील इन एन इंडिविजुअल। सही बात बोली मैंने? मेरे हेयर कलर डिसाइड हो रहा है बिकॉज ऑफ 2 एलील, बट यहाँ से देखो, मोर देन 2 एलील इन अ पॉपुलेशन। कोडोमिनेंस में मोर देन 2 एलील से पॉपुलेशन में कंट्रोल है। मतलब मेरा ब्लड ग्रुप मेरी बॉडी में 2 एलील की वजह से रिस्पॉन्सिबल है। मेरा बी पॉजिटिव है, तो 2 एलील रिस्पॉन्सिबल है, जीन आई रिस्पॉन्सिबल है, और उसके 2 एलील रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हम सब के अंदर जो ब्लड ग्रुप है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? 3 एलील रिस्पॉन्सिबल है। इज इट क्लियर? यस मैम। को हम कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। ये आएगा क्वेश्चन नीट का यहाँ से 4 मार्क। व्हाट इज मल्टीपल एलिलिज्म? ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो गई। इज इट क्लियर? यस मैम। ये मैम। ठीक है, चलो आगे चल रही हूँ। अब देखो, ये है हमारा ब्लड ग्रुप के लिए,
ठीक है, ये देखो जीनोटाइप लिखा है और वो तुमको बता रहा है कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा। पहले तो ये जीन करता क्या है, देखो ये जो जीन है ना आई, ये बनाता है प्रोटीन, और ये जो इसका प्रोटीन है ना ये क्या कहाँ कहाँ जाके लगता है, अटैच टू आरबीसी सर, आरबीसी के सरफेस पे लगता है। क्यों लगता है, आरबीसी के सरफेस पे इसलिए लगता है ताकि उसके खुद के सेल्स को पता चले कि इन आरबीसी को मारना नहीं है, मतलब मेरी बॉडी के जो इम्यून सेल सोल्जर्स है उनको पता चले ये जो आरबीसी है ना इसके ऊपर जो प्रोटीन लगता है ना ये हमारी बॉडी का है, तो ये आरबीसी अपनी है, इसको पीटना नहीं है। बाहर से कोई और आरबीसी आएगी ना किसी और ब्लड ग्रुप की, तो वो पहचान लेगा कि यार इसके सरफेस पे देख स्ट्रक्चर कोई और है, ये हमारी बॉडी का नहीं है, इसको पीटते हैं। समझ रहे हो? तो वो जो सरफेस के ऊपर प्रोटीन है वो इसलिए होता है ताकि हमारी बॉडी के इम्यून सेल हमें ना मारे। अब देखो वो जो सरफेस पे प्रोटीन है उसका नाम देखो, आई ए एक प्रोटीन है, एक है आई बी प्रोटीन है और एक आई आई प्रोटीन है। तो कोडोमिनेंस शो कौन कर रहा है, अगर कोई बहुत स्पेसिफिक पूछे, आई ए कहता है मैं तो जब भी जहां भी जिस भी आरबीसी पे जाऊंगा मैं तो ब्लड ग्रुप दूंगा ए। आई बी कहता है मैं जिस आरबीसी पे जाऊंगा मैं तो ब्लड ग्रुप दे दूंगा बी। हम B. पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं कर रहे अभी और यहाँ करेंगे भी नहीं, ठीक है। आई आई कहता है कि आरबीसी पे क्योंकि मैं तो प्रोटीन बना ही नहीं सकता तो कोई प्रोटीन बनेगा नहीं, नो प्रोटीन, तो आरबीसी कैसी होगी, उसके ऊपर कोई प्रोटीन नहीं होगा आई आई की तरफ से, राइट। तो आरबीसी बेसिकली बेचारे बिना कपड़ों की पड़ी है, उसको ठंड लग रही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। अब देखो कोडोमिनेंस क्या है, अगर इस शीट पे देखना हो मुझे बताना, अगर मैं बोलूँ एक इंडिविजुअल है क्योंकि दो जीन होगी ना उसके पास होमोलोगस क्रोमोसोम, ये एक जीन आया पापा से, ये एक आया क्रोमोसोम मम्मी से, ठीक है। पापा वाले क्रोमोसोम पे था आई ए, मम्मी वाले क्रोमोसोम पे था आई आई, ब्लड ग्रुप क्या होगा बच्चे का? बढ़िया। अच्छा दूसरा केस है ये मम्मी पापा एक्सचेंज भी कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, मतलब आपस में भाई। आई ए और पापा से भी आया कैपिटल आई ए, तो क्या ब्लड ग्रुप होगा, बी। बी कैसे हो गया बेटा, बी कहाँ से आ गया, ए। अब अगर मैं बोलूं इसके पास आ गया आई बी एंड आई ए, क्या ब्लड ग्रुप होगा, आई बी और आई बी आ गया तो क्या ब्लड ग्रुप होगा, बी। बाबली होगी डी। अच्छा ऐसा ऐसे थप्पड़ ऐसे करो और खींच के थप्पड़ खुद को मार लो। अगर इसके पास है आई आई एंड आई आई, ब्लड ग्रुप, हाँ ओ ब्लड ग्रुप का मतलब ये होता है कि उसकी आरबीसी के ऊपर कोई कपड़े नहीं है, नंगू पुंगू है वो, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। कितनी खुश हो गई है। हाँ ठीक है मनीषा, ओके ठीक है। अब देखो सिक्स वाला ध्यान से देखना, अगर आई ए आ गया मम्मी से और पापा से भी आई बी आ गया, अब क्या ब्लड ग्रुप होगा, तो इन 6 में से केसेस में से कौन सा वाला केस जो कोडोमिनेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमिनेंस। अब बेटा माइक बंद कर ले और फोन भी बंद कर ले, अब करो माइक बंद। ए बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि ए वाले जीन ने कहा मैं खुद को एक्सप्रेस करूंगा, बी ने कहा मैं भी एक्सप्रेस करूंगा, साथ में मिलकर एक्सप्रेस करेंगे तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। दिस इज नोन एज कोडोमिनेंस। यस गॉट इट ना। तो यही आपको ग्राफ सा फिल करने के लिए आ जाता है, एनसीईआरटी में है भी है। ओके चलें आगे। Yes, ma'am. हाँ नहीं मैम लास्ट लाइन दिखानी थी। अनिश इसके बाद दिखाऊंगी, अभी देख ले, इसके बाद मैं लास्ट में एक बार सारी दिखा दूंगी, ठीक है। मैम ओ ब्लड ग्रुप आएगा तो मैम एक ही केस रहेगा जिसमें दोनों जीन आई होंगे तभी आएगा। हाँ ओ ब्लड ग्रुप सिर्फ तभी उसको नंगू पिंगू तभी कर सकता है ना, अगर ए और बी आ गया तो फिर उसने ऊपर तो कुछ रिसेप्टर लगा लिए। मैम मतलब जब भी अगर किसी ऑफस्प्रिंग का ओ ब्लड ग्रुप होगा तो पेरेंट्स का जो आई जीन दोनों में होना चाहिए। हाँ तभी आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है आई, ये ना क्योंकि ये म्यूटेशंस है ना तो ये रिसेसिव है, ये अकेले एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसको अपना साथी चाहिए। हाँ ऐसे ही होता है। मैम अब रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है? मैम रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप एक्चुअली हमने यहाँ पे ना पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर नहीं करे ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर करोगे तब जो रेयरेस्ट में आ जाएगा वो आता है एक तो ओ नेगेटिव और ए बी नेगेटिव, वो ज्यादा रेयरेस्ट है। पर हम यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं जा रहे, ठीक है, वो नेगेटिव है। ओके ओके मैम। हाँ तो वो ओ नेगेटिव है और ए बी नेगेटिव है जो रेयरेस्ट है। नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल का कौन सा लॉ है ये,
सेकंड। ठीक है ना, फर्स्ट लॉ डन हो गया और उसकी एक्सेप्शन डन होगी, उससे क्वेश्चन आता है, तुमने कल देखा था, सिंपल क्वेश्चन आता है बट पता होना चाहिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? टू मेंबर्स ऑफ अ पेयर ऑफ एलील सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, कि जब गैमेट बनता है तो एक ही कैरेक्टर के जो दो ट्रेट है वो हमेशा अलग होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर ये मदर है, ध्यान से देखना, तो मदर के पास ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, लेट्स से क्रोमोसोम नंबर 1। तो जब वो गैमीट बनाएंगी तो उनके बॉडी में जब ओवम बनेगा, उनका एग बनेगा, तो एक गैमीट के पास एक क्रोमोसोम जाएगा, दूसरे के पास दूसरा क्रोमोसोम जाएगा। अब मान लो एक के ऊपर कैरेक्टर था टॉल हाइट का, एक के ऊपर कैरेक्टर था ड्वार्फ हाइट का, तो अलग अलग हो गए ना। ये जो छोटे वाला ये क्रोमोसोम जो अलग हुआ है 1 और 2, 2 वाले ने 1 को कुछ नहीं कहना है, 1 वाले ने 2 को कुछ नहीं कहना। इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। द टू मेंबर्स ऑफ अ पेयर ऑफ एलील सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ऐसा हमेशा होता है, जब नहीं होता तो डिजीज होती है। यस शिवानी, गॉट इट? यस मैम। तकरीबन सबको ये बात पता है। नीट क्या पूछेगा? इसकी कोई एक्सेप्शन है? नहीं, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। ओके, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बात करता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एलील की। याद रखना, सेग्रीगेशन बात करता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एलील की। अब आएगा जो तीसरा लॉ जिसमें कंफ्यूजन होती है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट? तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और सेग्रीगेशन में कंफ्यूजन होती है, तो हमें पहले सेग्रीगेशन याद रखना है, कुछ नहीं दिमाग में सोचना है। फीमेल ने सोचना है कि उनकी ओवरी में जो एग बन रहा है उस टाइम पे हो रही है एलील सेपरेट, उसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। मेल ने सोचना है कि जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है उस टाइम पे जो सेग्रीगेशन हो रही है, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अभी तक ये दिमाग में रखा। अब जो लॉ नोट तुम्हें याद रखना है, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आर बोथ डेराइव फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो ये आता है थोड़ा एम्स लेवल का क्वेश्चन कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ये दोनों उन्होंने ड्राइव कर लिए थे मेंडल ने, दो लॉस। ठीक है, क्लियर? यस मैम। तो तीसरा लॉ है वो कौन से क्रॉस से ड्राइव किया होगा फिर? डाई हाइब्रिड क्रॉस, राइट? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ ये गलत लिखा है। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कभी कभार टाइप करते हुए गलती हो जाती है, हम क्षमा चाहेंगे। ओके, सो ये हमें मिला है डाई हाइब्रिड क्रॉस से, लेकिन इसके एक्सेप्शन है। इसके एक्सेप्शन है लिंकेज। लिंकेज के ऊपर एक पूरा लेक्चर है, उसके लिए मुझे पहले सेल पे जाकर तुमको लिंकेज समझानी पड़ेगी, उसके बाद लिंकेज क्रॉसिंग ओवर समझाना पड़ेगा, फिर ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो इसके लिए होगा हमारा कल का लेक्चर, ठीक है? तो लिंकेज इसके एक्सेप्शन है, ये नीट का क्वेश्चन बनता है। अगर तो डायरेक्ट आ गया तो ये क्वेश्चन बनता है, नहीं तो उसके अंदर और भी क्वेश्चन निकलते हैं। चलो चले स्टार्ट करें। यस मैम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमें क्या याद रखना है बेटा? स्लाइड्स में लास्ट में एक बार क्रॉस कराऊंगी, ठीक है? तब स्क्रीनशॉट्स ले लेना। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमको क्या याद रखना है? मोनोहाइब्रिड में हम क्या पढ़ रहे थे? एक ही कैरेक्टर। अगर मैंने बोला मैंने हाइट पढ़ी तो मैं उस टाइम सिर्फ हाइट देख रही हूँ। अगर मैंने बोला कि मैं कलर पढ़ रही हूँ पॉट का, तो सिर्फ कलर देख रहे हैं। डाई हाइब्रिड में क्या है? हम पढ़ते हैं दो कैरेक्टर। तो यहाँ पे ना गैमेट बनाने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने दो कैरेक्टर्स एक साथ पढ़ने हैं, राइट? तो हम किसे पढ़ेंगे दो कैरेक्टर्स को? अब ये वाला क्रॉस तो तुमने एनसीईआरटी में देखा होगा ना, सीड के बारे में। यस मैम। यस मैम। ये सीड के बारे में क्रॉस है जिसमें हम दो कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। कैसे पता चला मुझे? देखो, हर कैरेक्टर के लिए अपना एक अल्फाबेट है, तो यहाँ पे तुमको कितने अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं एक जैसे? दो ना? एक अल्फाबेट है कैपिटल आर, एक अल्फाबेट है स्मॉल आर। यानी कि ये बता रहा है हमको एक कैरेक्टर, ये बता रहा है हमको दूसरा कैरेक्टर। तो इस बात को ध्यान से सुनना। जो ये क्लियर हो गया है, डाई हाइब्रिड को गलत नहीं हो सकता, ठीक है? तो एक कैरेक्टर हमें ये रहा, एक कैरेक्टर दो, तो इसलिए मुझे पता चल गया डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो मैं ट्राई हाइब्रिड आएगा नहीं, लेकिन अगर मैं लगा दूं यहाँ पर तो ये कितने हाइब्रिड क्रॉस हो गया फिर? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, राइट? तो आएगा नहीं, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस है। अब मुझे एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जो कैरेक्टर है ना फर्स्ट वाला राउंड, कि सीड की शेप राउंड होगी, उसको कोई लेना देना नहीं है सीड का कलर क्या होगा। याद रखना, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ओके? तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। इतनी बात क्लियर? यस मैम। का ना? तो याद रखना नो रिलेशन। उसे कोई बहुत बड़ी म्यूटेशन भी हो जाए और येलो कलर की जगह भैया बैंगनी कलर आ, कोई चक्कर नहीं है। राउंड शेप को कोई लेना देना नहीं है उससे, जब तक उसके ऊपर म्यूटेशन नहीं होती, क्योंकि दो अलग जीन्स है वो एक्सप्रेस हो रही है। क्लियर?
Yo-yo, ma'am. ओ बेटा Yo-yo, ma'am. बहुत बढ़िया। आर आर वाई वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। प्योर लाइन है ये पेरेंट्स की। लेट्स से ये हम मदर ले लेते हैं, ये हम फादर ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं मैम पड़ता, कोई भी लो। बोलो। मैम स्मॉल वाई होगा कैपिटल वाई। हम्म। ओ यस यस, थैंक यू। कैपिटल वाई, धन्यवाद बेटा। कैपिटल वाई प्योर लाइन है ये। ई अलग कलर से लिखूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगी। कैपिटल वाई नलायको, तुमने देखा था? अरे इसके गैमेट बनाना जरा अपनी कॉपी में। गैमेट बनाओ। से गैमेट बन गए तो फिर दुविधा ठीक हो गई। Done, ma'am. बन गए. बन गए? कॉपी Yes. होना तो कैमरा से दिखाना। कैमरा ऑन कर लो भाई, अपनी शक्ल मत दिखाओ, ऊपर करके कर लो। मैं कौन सा देख रही हूँ कि तुम नहा के नहीं आए, मुंह नहीं धोकर आए। Ma'am, wait 1 minute. 2 मिनट ले। बाकी बच्चे, ये प्रदीना ने कसम खाई है कि सबके हिस्से का बोलेगी? बताओ भाई, दिखाओ। ओके, एक तुम कह रहे हो एक गैमेट में आर जाएगा और एक गैमेट में बाई जाएगा। Yes, अच्छा ma'am. ओके, और कोई? गुड गुड आंचल, तुमने भी बनाया। और कोई? आंचल तुमने गैमेट नहीं बनाया, तुमने सीधा क्रॉस बनाया बेटा। ओके शमा, हाँ शमा सही जा रही है। गुड गुड, थैंक यू भाई पार्टिसिपेट करने के लिए। बाकियों को तो शाम सूंघ गया। नालायको। यार एक बात बताओ, माथा जी के पास आर क्रोमोसोम है ना? एक क्रोमोसोम है जिसके ऊपर आर जीन है, और उनके पास वाई क्रोमोसोम का भी सेट है। तो बेटा जब वो गैमेट बनेगा, जरा नीचे देखना। ओए क्या माइक ऑफ करना बेटा। तो जब नीचे ये बना उनका गैमेट यानी कि एग, बड़े प्यार से मुझे खुद बताना, हर क्रोमोसोम की एक कॉपी जाती है ना? यस मैम। एक कैपिटल आर जाएगा, कैपिटल वाई। तो बेटा कैपिटल वाई भी तो जाएगा। उसको हार से क्या लेना देना? तो गैमेट में क्या क्या गया? एक कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई, है ना? तो जितने गैमेट बनेंगे ऐसे बनेंगे, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड, पर एटलीस्ट उसने पार्टिसिपेट किया तो उसको गलती पता चली, तो दैट्स अ गुड थिंग। गुड प्रतिभा, वेरी गुड। ओके, अब ऐसे ही। क्या है? अच्छा, मुझे यहाँ से तुम्हारे गैमेट सही से नहीं दिखे। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ गैमेट बनाऊँ तो मैं कौन कौन से लिख दूँ? स्मॉल आर स्मॉल वाई। Small r, small y. Small r, small y. यस, बिल्कुल सही। तो इसको ऐसे ही बना लो एक बार कॉपी में, ताकि तुमको याद रह जाए, क्योंकि ये यहीं पे कन्फ्यूजन होती है, इसके अलावा और कोई कन्फ्यूजन है नहीं है वैसे इसमें। तो ये तो बने गैमीट, ये तो बने सिर्फ गैमीट। अब इनमें करा दो फर्टिलाइजेशन, है ना? अगर मैं इनकी फ्यूजन कराऊंगी, गुड शमा, हाँ बेटा बिल्कुल सही बनाया था। तो अगर मैं इनकी फर्टिलाइजेशन कराऊंगी तो किस में फर्टिलाइजेशन करा रही है? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो मैं जब इनमें क्रॉस कराऊंगी तो मुझे मिलेगा कैपिटल आर के साथ ही आर लिख देना, कैपिटल वाई के साथ ही स्मॉल वाई लिख देना, नहीं तो कन्फ्यूजन होती है। इसको लिखने का तरीका होता है। तो ये मेरा एक बेबी है, एक ऑफस्प्रिंग है ना? ऑफस्प्रिंग है एक। मुझे इसका फीचर बताना, कोई मुझे इसका फिनोटाइप बताओ। Round. राउंड येलो। एंड Yellow. लो, ये शाबाश। ठीक है, अब इसके हम कराएंगे सेल्फिंग। तो इसको ऐसे का ऐसे ही लिख दो, है ना? हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाना है ना, तो ऐसे का ऐसे ही लिखो। इसको हम कहते हैं सेल्फिंग। तो सेल्फिंग कराएंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़ा सा डब्बा बनेगा भाई साहब। तो जो बहुत बड़ा सा डब्बा बनेगा, वो डब्बा जरा कॉपी पे बनाए। पूरा डब्बा भरने की जरूरत नहीं है। जो तुम पुनिट स्क्वायर बनाने वाले हो, पुनिट स्क्वायर में लिखोगे क्या, कि कोऑर्डिनेट्स पे क्या लिख रहे हो, मेरे को बस ये जानना है। फिर मुझे तृप्ति मिल जाएगी और मैं हिमालय चली जाऊंगी। आई एम किडिंग, इट वुड बी रियली कोल्ड। क्या लिखोगे इधर?
क्या लिखोगे इधर, क्या लिखोगे इधर, क्या लिखोगे इधर, इतना लिख दो बस, मुझे पता चल जाएगा तुम्हें गैमेट लिखना आता है। याद रखना दोनों को एक साथ रखना है। 30 सेकंड दिए मैंने तुमको। मैम कैपिटल ओए 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 ओए, मैंने पूछा कहाँ? लिख। 30 सेकंड दिए भाई, सबको पूरे होने दे। बच्चों के सीखने की अपॉर्चुनिटी खाने की कोशिश कर रही हो। वेट, लेट एवरीवन कंप्लीट। टप। बता भाई बेटे, तू ही बता। इससे पहले इसमें बोला था क्या लिखूं मैं इस वाले डब्बे में? यहाँ मैम कैपिटल आर कैपिटल वाई। कैपिटल आर कैपिटल वाई। याद रखना कि दोनों लिखने हैं तुम्हें, ठीक है? दोनों क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली लिखने हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते, राइट? तो देखो बनाते कैसे है ना, तुम उल्टा सीधा भी लिख सकते हो, ऐसे कोई चक्कर नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हमें एक ही तरीके से याद रहे तो बेहतर है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी डायग्राम एक तरीके से आता है, राइट? तो हम क्या करते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और जो तुम यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिखते हो वर्टिकल पे भी वही लिखते हो, यानी कि मैं वर्टिकल वाली पे यहाँ भी लिखूंगी कैपिटल आर कैपिटल वाई, और हमेशा जो लास्ट वाला है ना, उस लास्ट वाले पे हमेशा छोटे वाले लिख दो। स्टार्टिंग पे तुमने बड़े वाले लिख दिया ना कैपिटल कैपिटल, यहाँ पे छोटा लिख दो, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब बीच में खेलते रहो, और क्या करना है इसे। यहाँ लिख दिया मैंने कैपिटल आर स्मॉल वाई, इधर मैंने लिख दिया कैपिटल आर स्मॉल वाई। मैं जो यहाँ लिखूंगी मैं वही यहाँ लिखूंगी। ओके, समझ? स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई। आर कैपिटल वाई। राइट, ये ऐसे डब्बा जब हम बनाएंगे तो हमारा बॉक्स जो होगा वो इस तरीके से फिल हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई ना सबको? तो ये आपकी रेफरेंस के लिए बना रखा है मैंने यहाँ पे, कि बाद में अगर तुम भूल जाओगी यार मैम कुछ कह तो रही थी क्लास में पर उस टाइम दिमाग में गाना चल रहा था तो समझ नहीं आया, तो ये रेफरेंस में देख लेना बदतमीजो। ऐसा होता है कभी गाना चलता है क्लास में दिमाग में? नो मैम। अच्छा, बड़े बड़े ही फिक्स आंसर आया है, शक हुआ है मुझे इस बात पे। चलो यस मैम होता है। होता है। हाँ, अब आया ना आंसर। अच्छा, अब एनसीईआरटी खोलना जरा, एनसीईआरटी खोलो नहीं तो डब्बा भरवाऊंगी। मैम खुला है। खुली एनसीईआरटी? अच्छा, वहां पर मेरे पास अभी एनसीईआरटी नहीं है, वहां पर एक बॉक्स बना होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस में नीचे। यस मैम। यस मैम। तो मुझे बताओ कितने बॉक्सेस है जिनके पास एक कैपिटल आर है, या फिर उनके पास एक कैपिटल वाई है, या दोनों साथ में? कितने हैं जिनके पास एक ये डबल है? 9। 9। कितने हैं जिनके पास दोनों छोटे हैं? 3। मैम 1। दोनों छोटे हैं बेटा, 1। जिनके मैम पास 1। मिक्स है, जिनके पास मिक्स है वो कुछ ऐसा होंगे। 3। हाँ, है ना? तो ये बन गया हमारा फिनोटिपिक रेशियो। देख के पता चलेगा मुझे, राउंड येलो है, रिंकल ग्रीन है, राउंड ग्रीन है, रिंकल येलो है, तो मुझे देख के पता चला दिस इज फिनोटिपिक रेशियो ऑफ ए डाई हाइब्रिड क्रॉस। सो क्वेश्चन आ सकता है फिनोटिपिक रेशियो ऑफ ए डाई हाइब्रिड क्रॉस। वो तुमसे ना इसका जीनोटिपिक रेशियो नहीं पूछेंगे, नीट नहीं पूछेगा, क्योंकि जीनोटिपिक रेशियो इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आपको आता नहीं है, ठीक है? फिर भी आप रेफरेंसेस बुक में लिखा हुआ आपको रट्टा मारना मालो के चक्कर नहीं, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो पहले पढ़ना। तो देखो मैं तुमको नीट के पर्सपेक्टिव से पढ़ाती हूँ तो वो पढ़ो, उसके अलावा तुमको जो एक्स्ट्रा लिखना है ना अपने नोट्स में दूसरे पेन से लिखा करो। जैसे पूरी क्लास तुमने ब्लू पेन से ले ली, ठीक है, तो जो तुमने एक्स्ट्रा ऐड करना है वो ब्लैक पेन से कर दिया, तो तुम्हें याद रहेगा पढ़ते टाइम वो 15 मिनट में कि पहले मुझे क्लास का करना है, पहले मुझे ब्लैक पेन का करना है, उसके बाद एक्स्ट्रा वाला करूंगा। मतलब जो भी तुमने क्लास में नोट करा है ना, पहले तुमको वो याद रखना है, तुमको याद हो गया उसके बाद एक्स्ट्रा करना है, ठीक है? क्योंकि मैं तुमको नीट के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रही हूँ, तो पहले ये जरूर करना, राइट? अब मुझे बताओ होमोजाइगस इसमें से डोमिनेंट कितने होंगे? क्या था ये? मेक। होमोजाइगस डोमिनेंट 1। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट? होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब है ऐसे वाले, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जिसमें एक कैपिटल होगा, या तो आर कैपिटल है या फिर उसमें वाई कैपिटल है। 3। 6 नहीं होंगे? अच्छा, यहाँ पर मृत्यु हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको थोड़ा डब्बा देखने में टाइम लगेगा ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना, जरा लिख कर आना, कोई ना, एक बार आराम से डब्बा देख के आराम से करना, 5 मिनट लगाना है इसमें, ठीक है? मैम 6 है। कोई ना टेक योर टाइम, इट्स ओके, मुझे जल्दी नहीं है।
ये तो मैं जानना चाहती थी तुम्हें कॉन्सेप्ट आया नहीं। चलो आगे कर कराती हूँ। ये क्वेश्चन कर लिए थे हमने। नो मैम। ये वाला करो, No, ma'am. ये वाला करो। खुल जा घड़ी, खुल जा। स्टार्ट। अरे अरे नहीं, ये नहीं, ये नहीं। सब तेरे की। मेरे को मेरे नए फोन में समझ नहीं आ रहा किस चलेगा। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही देख लेती हूँ मिनट वॉच। 30 सेकेंड्स। आंसर चैट बॉक्स में, कोई बोलेगा नहीं। वेरी गुड डेविल, नंबर 1 हो तुम। आंसर गलत है इसलिए मेरे को पता नहीं, अभी क्वेश्चन पढ़ना मैंने। कम ऑन, 10 सेकेंड्स लेफ्ट। 5 4 3 2 1 स्टॉप। पेन ड्रॉप मूवमेंट मतलब जहाँ पे पेन है उसको छोड़ दो। पेन ड्रॉप मूवमेंट का ये मतलब नहीं है कोई पेन फेंक के अपने भाई बहन को मारेगा, मतलब वहीं छोड़ दो। ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना ये बोल के मम्मी को कि मैम ने बोला था। सो आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी क्वेश्चन देखने के बाद? Wrong Wrong underline. statement. Underline. स्टेटमेंट को भी अंडरलाइन करूंगी बाबले, सिर्फ रॉन्ग को करूंगी, है ना? एक सेकेंड, ये प्रतिया के ऊपर पिन क्यों आ रहा है? अच्छा, तो रॉन्ग को मैंने अंडरलाइन कर लिया। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जीन आई। जीन आई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में? Blood. Blood group. ब्लड ग्रुप के लिए। Group के ब्लड के लिए नहीं, ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है? दैट कंट्रोल्स ओबीओ ब्लड ग्रुपिंग। गलत स्टेटमेंट ढूंढो। जीन आई हैज 3 एलील, होता है जीन आई के बाद 3 एलील? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. स्टेटमेंट है। देखो यहाँ पे मैंने सही टिक कर दिया ना, अब मुझे कंफ्यूजन हो जाएगी, यही मेरा आंसर है, ठीक है? ये होता है जब पेपर में प्रेशर होता है तो होती है गलती, लेकिन करना नहीं है। अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील, ऐसा है? एक इंसान के पास 2 ही एलील होगी। यस Yes, ma'am. मैम। Yes, एक ma'am. इंसान के पास 2 ही एलील होगी क्योंकि उसके पास 2 होमोलोगस Yes, ma'am. क्रोमोसोम है, ठीक है? व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। जब वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो सेम टाइप ऑफ शुगर बनाते हैं। No, ma'am. No, ma'am. आरबीसी के ऊपर एक जगह गोला बना दिया था, एक जगह मैंने ऐसे बना दिया था पिरामिड, अलग शुगर रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ये तो गलत है। लेकिन फिर भी नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं, भलेखा लग जाता है, पढ़ लेना चाहिए, कोई चक्कर नहीं है। एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ये सच है? यस Yo-yo, ma'am. मैम। यस यस। मुझे ढूंढना था रॉन्ग आंसर। देखने के बाद दोबारा क्वेश्चन देखूंगी, अच्छा रॉन्ग ढूंढना है, ये है रॉन्ग, मेरा आंसर विल बी सी, तब कभी गलत नहीं होगा। समझ आई बात? यस। नंबर 4 नंबर तुम्हारे, ma'am. ये मैंने तुम पे वारे रख लो। दिस वन स्नैपड्रैगन, 1 मिनट दूंगी मैं इसे क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा दिख रहा है। स्टार्ट। यार मैं भी पढ़ लेती हूँ, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है तो। सही ढूंढना है या गलत? Incorrect. इनकरेक्ट ढूंढना है। यस। इन एंथेरियम दैट इज स्नैप नाम होता है जिसे हम कहते हैं स्नैपड्रैगन। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके? कोई भी नीचे बुला रहा है, 1 मिनट आई जाना। ओके यस। अच्छा आंसर और आगे, वाह। ओके टाइम मेरे पास है, अभी है टाइम। ओके सो स्नैपड्रैगन में उन्होंने क्रॉस बताया कि रेड और वाइट को क्रॉस करके बनाओगे तो पिंक बन जाएगा,
ठीक है जी। उसने कहा पिंक को अगर आगे क्रॉस करोगे तो तुमको मिलेंगे रेड भी मिलेंगे, व्हाइट भी मिलेंगे और पिंक भी मिलेंगे, है ना। और रेशियो क्या होता था हमारे पास 1:2:1, राइट, यही होता था पिंक का। ठीक है, तो ये मेरे पास रेड है, ये मेरे पास पिंक है, ये मेरे पास व्हाइट है। रफ सा मैंने साइड में बना लिया जस्ट इन केस मुझसे गलती ना हो जाए ना, क्योंकि हमें मनुष्य गलती किसी से भी हो सकती है, तो बना लिया करो क्रॉस। क्रॉस तो जितना बनाओगे ना वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, मैथ की तरह ही। मैथ में आंसर आ गया तो आ गया, फिर वो गलत नहीं होता। क्वेश्चन क्या है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट को ढूंढने का है, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इस एक्सपेरिमेंट में अप्लाई नहीं होता, क्या ये सत्य है? नो मैम। यो मैम। यार एक मिनट प्लीज, सॉरी। ये कह रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट किसका एग्जांपल था? कंप्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस खुद एक किसकी एक्सेप्शन है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, डोमिनेंस। है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ये बेसिकली फॉलो नहीं करती है, राइट। यही कह रहे थे हम लोग, करेक्ट। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, राइट। तो ये तुम्हें क्या कहना चाहते हैं इस क्वेश्चन में, दैट इज, आवाज तो नहीं आ रही पीछे से? नो मैम। ओके। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। इसका क्या मतलब है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब कि जो गैमेट प्रॉपर्ली बनेंगे और आगे सेग्रीगेट होंगे, ये इस कॉन्सेप्ट में अप्लाई नहीं होगा। क्या ये ट्रू है? पेरेंट्स जो आगे गैमेट बनाने वाले हैं वो इंडिपेंडेंटली अलग नहीं होंगे, ये कहना चाहता है। क्या ये ट्रू है? नो मैम। नहीं बेटा, ये ट्रू नहीं है। यस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो आएगा ही, हमने तो पढ़ा ही है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की एक्सेप्शन ही कोई नहीं है, राइट। तो ये तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, ये तुम्हें इनकम्प्लीट डोमिनेंस के साथ मिक्स कर रहा है। तो आंसर वैसे तो ए ही मिल गया हमें, लेकिन हम आगे भी पढ़ लेते हैं, है ना। हमें सब ऑप्शन आने चाहिए। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। ये एक्सपेरिमेंट प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता है, नहीं करता? करता है। नो मैम। ये नहीं करता है, नहीं करता मैम। ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। स्टेटमेंट गलत हमें ये मिली है, स्टेटमेंट बी तो हमारी सही है, समझ आई ये बात? यो मैम। थर्ड स्टेटमेंट, पिंक कलर ऑफ F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्या ये सही स्टेटमेंट है? यो मैम। सही है। रेशियो ऑफ F2 इज, अब ये रेशियो जो है ना एनसीईआरटी में दे रखा है, रेड तुम्हें 1/4 मिलेंगे, पिंक तुम्हें कैसे मिलेंगे से काटना है, ठीक है। 2 2 जा 4, राइट। तो ये रेशियो है 1/2, ये 1/2 वहाँ लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना, 2/4 आ गया, काटना था उसको। 1/4 यानी कि तुमको चारों में से, 4 डब्बों में से, 4 बच्चों में से 2 तुमको मिलेंगे जो कि पिंक है, एक तुम्हें रेड मिलेगा और एक तुम्हें व्हाइट मिलेगा F2 जनरेशन में। ऐसे ही होता है ना? ये भी सही है, ये भी सही है, ये रेशियो पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास हमें क्या ढूंढना है क्वेश्चन में? इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट तो मैंने एक ही स्टेटमेंट पे लगाया है, तो मेरा आंसर हो गया ए, करेक्ट। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन में पता होना चाहिए ढूंढना क्या है, इसलिए अपने क्वेश्चन पेपर में पेंसिल बहुत ध्यान से यूज करनी है। एक्स्ट्रा यूज करोगे कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स में हमेशा बहुत ध्यान से पेंसिल यूज करनी है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, कम ऑन, 30 सेकेंड्स, स्टार्ट। 30 seconds. What happened? Come on, you can do it. Very good, very good. I'm getting very good answers. Last 10 seconds. Come on, you can do it. Give it a try. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Pen drop movement. भाई बहनों को पेन नहीं मारना है, अपनी जगह पे छोड़ देना है. Thank you for dropping up your pens. Now, a gene showing co-dominance. जो जीन co-dominance शो करती है उसके पास क्या है?
एलील दैट आर रिसेसिव टू ईच अदर, कोडोमिनेंट में दोनों एलील एक दूसरे के लिए रिसेसिव होती है? नो मैम। इसका No, नाम ही ma'am. No, कोडोमिनेंट, ma'am. तो कैसे हो सकता है? डोमिनेंट। हाँ, Dominant. बोथ एलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन द हेट्रोजाइगोट, है ना? ऐसी तो होता था आर और वाई है, ये हेट्रोजाइगस ma'am. है क्योंकि दो अलग अल्फाबेट है, लेकिन इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रही है ना? तो ये तो सही है, बी आंसर तो मुझे मिल गया, लेकिन मैं और भी चेक करूंगी, कभी कभार धोखा हो जाता है ना? वन एलील डोमिनेंट ऑन द अदर, वन एलील दूसरे को डोमिनेट करती है तो डोमिनेंट रिसेसिव केस है, हम तो कोडोमिनेंस कह रहे हैं, ये नहीं हो सकता। एलील टाइटली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, टाइटली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम एक अलग कॉन्सेप्ट है, यस मैम। वो यहाँ नहीं आया, तो हम इसकी बात ही नहीं कर रहे कोडोमिनेंस की, दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, आंसर वुड बी बी। क्लियर? यस यस मैम। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम लोग, जिन्हें लगा था ओ क्लास खत्म हो गई क्लास खत्म नहीं हुई है, डिसऑर्डर्स करेंगे आज हम, क्योंकि जेनेटिक्स के चैप्टर में दो ही है जो तुमको याद रखनी है चीजें। एक था हमारे पास मेंडल, तो मुबारक हो आप सभी को, मेंडल जी का कॉन्सेप्ट हुआ है खत्म, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट जो बचा है वो है मॉर्गन जी का। मॉर्गन जी का जो कॉन्सेप्ट है लिंकेज क्रॉसिंग ओवर का, वो होगा कल। अब जो हमारे पास बचे है डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का वो कॉन्सेप्ट है, वो आज हम करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि अगर हम क्वेश्चन किससे आता हुआ देखते हैं, हम सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आता हुआ देखते हैं मैक्सिमम। एक क्वेश्चन इस चैप्टर के डिसऑर्डर से आता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इज डिफरेंट, इस चैप्टर के डिसऑर्डर से एक क्वेश्चन आ जाता है हर साल, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करें फिर? यस मैम। यस मॉर्गन के मैम। कॉन्सेप्ट में हम म्यूटेशन भी करेंगे, ठीक है। तो म्यूटेशन में शायद एक और लेक्चर लग जाएगा, पर म्यूटेशन डिसऑर्डर के बाद बहुत अच्छे से समझ आएगी। चलो फिर स्टार्ट करें। बहुत यस बढ़िया। मैम। दो प्रकार के डिसऑर्डर तुम जनरली देखते हो, अपने दिमाग से बाकी सब निकाल दो और सुन लो। दो तरह के डिसऑर्डर है, एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर, जो मेंडेलियन के लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस याद रखना एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है तो मेंडल के लॉ को फॉलो करते हैं, और एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और बेटा माइक बंद कर ले, एक इंसान बोल सकता है, वो और मनुष्य मैं हूँ। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि ये रहा हमारे पास, क्या बनाया ये मैंने, डंबल क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए। तो डीएनए में क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स। अगर जीन में आ गया डिफेक्ट और उससे हो गई बीमारी, तो उसको मैं क्या बोलूंगी, कौन सा डिसऑर्डर है वो? मेंडेलियन डिसऑर्डर। जीन में डिफेक्ट आया, उससे बीमारी, मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है 4 मार्क। मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब क्या है? देख रहे हो, बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये कर सकते हो, पता होना चाहिए बस। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है? क्रोमोसोम डिसऑर्डर में वो पूरे क्रोमोसोम की बात करता है, वो कहता है मैं भेदभाव नहीं करूंगा, ठीक है, मैं पूरे क्रोमोसोम की बात करूंगा। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो गई, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, छोटा बड़ा हो गया, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया, ठीक है। ऐसे तो हम 2 का पेयर आता था, मान लो 3 का पेयर आ गया, या फिर 2 का पेयर आता था लेकिन एक इंडिविजुअल में क्रोमोसोम नंबर 1 का एक ही साथी आया, दूसरा साथी आया ही नहीं, या फिर इसके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, ब्रेक ब्रूक हो गया या ऐसा कुछ भी हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होगी, तो उस केस में हम कहेंगे ये भाई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। इतना क्लियर है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बड़ी टर्म है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में जीन की बात करेंगे। गॉट इट? यस मैम। तो मेंडेलिज्म या मेंडेलियन डिसऑर्डर कह लो और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कह लो। इन ए सिंगल जीन, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब है एक्स, और ये यार इसका मतलब होता है मेरा एब्सेंट, पहले बता दूं, और इससे मेरा मतलब होता है प्रेजेंट। और ये ध्यान इधर उधर मत भटका, मान जा, तेरा ही नुकसान है, ओके। इसका मतलब होता है प्रेजेंट। तो प्रेजेंस और एब्सेंस और अब नॉर्मल क्रोमोसोम्स जब होते हैं जिनकी वजह से बीमारियां हो जाए, उन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट हम ले लेंगे। अब इसी के अंदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर तुम एक टर्म पढ़ते हो एनिपुलाइडी। एनिपुलाइडी की सिर्फ डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ जाता है, तो ये मेरा 4 मार्क्स, ठीक है, यहाँ से आएगा। क्या होती है एनिप्लॉइडी? अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए या क्रोमोसोम की कमी हो जाए, वैसे तो पेयर में आना था, सारे क्रोमोसोम पेयर में आने थे। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में भाई? 23 23 पेयर्स होते हैं, है ना, ठीक है। यानी कि हर क्रोमोसोम का एक पेयर है। तो ये मेरा क्रोमोसोम नंबर 1, हमारा फेवरेट क्रोमोसोम, ठीक है। मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 में 3 आ गए 2 की जगह, या फिर एक ही आया एक बच्चे के अंदर, तो इन दोनों कंडीशन को मैं क्या कहूंगी? एनिप्लॉइडी। जब एक से मतलब एक तो एटलीस्ट आएगा ही जनरली, ठीक है,
प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, उनको हम कहते हैं एनिप्लॉइडी की कंडीशन। ठीक है, तो एनिप्लॉइडी तुम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पढ़ोगे, तो क्योंकि हम पूरे क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, जीन की बात नहीं करेंगे। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। Yeah, अब बढ़ते हैं ऑटोसोमल और सेक्स लिंक। तो मुझे बताओ, तुमने कहा ना 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हमें किस में दिखते हैं? ह्यूमन में, राइट? हमने स्पेसिफिकली ह्यूमन करना है, जहाँ पे कोई एनिमल का डिस्कशन होगा वहां पे मैं तुम्हें मेंशन कर दूंगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। हाँ कामना, उसी के अंदर आगे आती है ट्राइसोमी, 3 क्रोमोसोम आए, अभी आगे हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो 23 पेयर्स में क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर क्रोमोसोम नंबर 22 तक इनका तुम्हारे सेक्स से कोई लेना देना नहीं है। autosomal. हाँ, इनका तुम्हारे सेक्स से कोई लेना देना नहीं है, मतलब तुम्हारे जेंडर से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। एक ही क्रोमोसोम का पेयर है जो डिटरमाइन करता है तुम्हारा सेक्स, और सेक्सुअल रिलेटेड जो भी फीचर है ना वो वही क्रोमोसोम डिटरमाइन करते हैं, दैट इज क्रोमोसोम पेयर नंबर 23. 23 का पेयर ये डिसाइड करता है, और इसको हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। Sex linked. Sex chromosome. सेक्स क्रोमोसोम, वर्ड्स मत करा करो। अब अगर बीमारी हुई है, क्रोमोसोम में गड़बड़ी हुई है ऑटोसोम वाले में, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर 22 में किसी भी क्रोमोसोम के या तो जीन में प्रॉब्लम आ गई है या उसके पूरे क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आ गई है, कोई भी प्रॉब्लम आई है, तो मैं उसको बोलूंगी वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो कौन से क्रोमोसोम इफेक्टेड है? 1 to 22, या क्रोमोसोम इफेक्टेड है या जीन इफेक्टेड है, दोनों केस हो सकता है। मतलब मेंडेलियन डिसऑर्डर भी ऑटोसोमल होते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी ऑटोसोमल होते हैं। ये बात समझ में आई? Yes, और ma'am. सेक्स लिंक का मतलब है कि क्रोमोसोम नंबर 23 है जिसके अंदर दिक्कत आई है, या तो क्रोमोसोम में दिक्कत आ गई है या उसके जीन में दिक्कत आती है, तो उसको हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड। क्लियर? हाँ आरती, क्लियर? Yes, ma'am. Clear. बहुत बढ़िया। अब एक लाइन है जो एनसीईआरटी देता है और वो इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है। मोस्टली जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर डैश इन नेचर। क्या वो डोमिनेंट होते हैं या वो रिसेसिव होते हैं? Ma'am, recessive. Recessive. पता है क्यों? अगर सारे जेनेटिक डिसऑर्डर डोमिनेंट होते तो आधे तो इंसान ऐसे ही मर जाते, इतने ज़्यादा कॉमन होते हैं। ये रिसेसिव होते हैं, ये तभी एक्सप्रेस होते हैं जब मदर और फादर दोनों से तुमको डिफेक्टेड जीन मिले। अगर एक से मिल रहा है तो तुम सिर्फ कैरियर होंगे, तुम्हें बीमारी नहीं होगी। तो जेनेटिक डिसऑर्डर रिसेसिव होते हैं मैक्सिमम इन नेचर, मोस्टली, नॉट ऑल, है ना? तो एक्सेप्शन इसकी भी कहीं होगी, जब आएगी तब पढ़ेंगे। चलो आगे चले। Yes, ma'am. तो एक्स लिंक डिसऑर्डर, अब देखो एक्स लिंक डिसऑर्डर को मैं अगर लिख दूं, देखो टर्म्स की कंफ्यूजन है यहाँ पर सिर्फ, ठीक है? तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जो लोग लेटे हैं ऐसे ऐसे मस्त पोज में, है ना, ऐसे बीच की फीलिंग ले रहे हैं, वो बावली लग रही है उनको मैं बोलते हुए, अब जरा उठ के बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए सुन लो। इसकी सिर्फ टर्म में कंफ्यूजन है और इससे पक्का पेपर आएगा, ठीक है? तो जिनको डॉक्टर बनना है वो उठ जाओ, जिनको नहीं बनना डॉक्टर वो भी उठ जाओ। मैं बोल रही हूँ तो उठ जाओ यार, हद हो गई। कुछ तो क्रैक करोगे ना, अगर डॉक्टर नहीं बनना तो कुछ तो करोगे ना, अच्छे कॉलेज में जाओगे ना, या बाबलों की तरह इधर उधर कॉलेज में घूमते रहोगे, फिर सोचोगे क्या करना है करियर में, फंस जाओगे ना। तो अच्छे कॉलेज में जाना तो उठ जाओ, हर जगह पे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक्स लिंक्ड का मतलब है सेक्स लिंक्ड। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूँ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, तो सेक्स लिंक डिसऑर्डर में मेरे को इतना पता है कि गड़बड़ी ना 2 ही क्रोमोसोम में हो सकती है, तो एक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है या फिर वाई क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है ना। हम एक्स क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं, सेक्स लिंक, ठीक है? तो सेक्स लिंक डिसऑर्डर में एक्स लिंक डिसऑर्डर भी मैं कह सकती हूँ, एक ही बात है। एक्स का मतलब यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम है। इतना क्लियर है? Yes, ma'am. बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, आराम से हो जाएगा, बहुत प्यार से होगा। इसके अंदर तुमको पढ़ना है डॉ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का हर कोई हमेशा फ्लो चार्ट बनाएगा, नहीं तो दिमाग घूम जाता है। और इसके बाद हम लोग डॉक्टर भी खेलेंगे जब हमारा लेक्चर, आई थिंक 2 लेक्चर खत्म हो जाएगा। इधर उधर बातें मत करो, बता रही हूँ अभी भी, ठीक है? 2 लेक्चर ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम डॉक्टर खेलेंगे, जब मैं तुम्हें कंडीशन बताऊंगी और तुम मुझे बताओगे डिजीज क्या है। सो बी रेडी, मैं कहीं से कुछ भी पूछूंगी, क्योंकि मैं अगर इतना डिटेल में और स्लो पढ़ा रही हूँ ना तो मैं कहीं भी पूछूंगी, मेरा हक बनता है। 2 पढ़ने हैं इसके अंदर, एक है कलर ब्लाइंडनेस और दूसरा है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया है हमारी रॉयल डिजीज, रॉयल फैमिली में देखी जाती है, सॉरी। और कलर ब्लाइंडनेस बहुत टाइप की है, हमको कौन सी पढ़नी है? Blue, green, Blue, green. and green. ब्लू ग्रीन। Green. बोलो, बहुत बढ़िया।
दोनों सेक्स लिंक्ड है डिजीजेस, दोनों की दोनों रिसेसिव डोमिनेंट है। रिसेसिव। रिसेसिव इसी स्लाइड पे जो लिखा है ना, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। ओके, दोनों रिसेसिव है, राइट। और हम अब फोकस करेंगे कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है? तुम्हें कलर क्यों दिखाई देते हैं? कहाँ से देखते हो कलर? आइज आइज। में क्या होता है जहाँ से कलर दिखते हैं? रोड एंड Iris. कोन सेल्स। Rod and cone cells are present. रेटिना के पास होते हैं कौन सेल्स? रोड एंड कौन Rod सेल्स? and cone cells. कौन सेल्स भी डिफरेंट 3 टाइप के होते हैं, रेड, ब्लू, रेड। ब्लू बकवास एंड मत कर भाई। ग्रीन। हाँ, ओ भाई बकवास मत कर, पढ़ रही है वो, ठीक है। बोल दिया मैंने तेरे बिहाफ पे अपने तेरे भाई को, ठीक है, हटा दे उसे और इधर आ जा। ज़्यादा तंग करे ना तो बाद में बताइए उसे, अभी इधर आ जा। तो ये कौन सेल्स के अंदर कोई म्यूटेशन होगी, ठीक है। हमें नहीं पढ़ना कैसे म्यूटेशन हुई है, इसमें हमें नहीं जाना, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर रेड ग्रीन है, ठीक है भाई, रेड ग्रीन है, एनसीईआरटी में रेड ग्रीन ही पढ़ेंगे, सॉरी, ठीक है। रेड ग्रीन, रेड ग्रीन के बीच चल रही है। ओके, सो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस का क्या मतलब है कि ये जो रेड वाले कॉन्स थे ना, इसके जीन में कुछ गड़बड़ होगी, और ग्रीन वाले कॉन्स का जो जीन है जो कि इससे कोड करता है उसमें कोई गड़बड़ होगी। तो यहाँ पे कोई हो गया डिफेक्ट। क्या हुआ, कैसे हुआ, अपने को जानना नहीं है। किसको इंटरेस्ट है एक्स्ट्रा पढ़ने में तो पढ़ लेना, पर यहाँ पे तुम्हें ये याद रखना है कि इनमें कोई डिफेक्ट हुआ जिसकी वजह से उस पर्सन को रेड और ग्रीन कलर सही से दिखाई नहीं देता, ठीक है, उसको सही से दिखाई नहीं देता, मिक्स हो जाता है। तो अगर तुम स्क्रीन पे देखो तो तुम्हें चैट बॉक्स में लिख के बताना मुझे कि क्या अल्फ़ाबेट दिख रहा है, लिख के बताना है। जो बोलेगा उसे पाप लगेगा। खुद से देख के बताओ क्या दिख रहा है। ओके, हेमराज क्या दिखाई दे रहा है? MP. बेटा आर है, पी कैसे दिख रहा है तुझे? मैम हमें भी पी दिखाई दे रहा है। वो मैम है, पी दिख रहा है। इसमें पी है। सबको है पी दिख रहा है दिख मैम। रहा है। बेटा। पी, you all want to pee? Please go and pee. Then go and pee. We are color blind. साहिल मान गया। बेटा तो ये भी तो बोल सकते सिर्फ आपको गलत दिख रहा है, आप होंगे। So if you want to pee, then you can go. If you want to pee, shut up and sit. So you can see pee ना, बट जो कलर ब्लाइंड होगा उन्हें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि रेड और ग्रीन कलर में ये टेस्टिंग के लिए यूज भी किया जाता है। हमें नहीं जानना कौन सा टेस्ट है क्या है, ठीक है। हमें इतना याद रखना है कि कलर ब्लाइंडनेस रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। ये सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, यानी कि जो क्रोमोसोम है वो डिफेक्टिव कौन सा है, सेक्स वाला, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। तो जो कलर ब्लाइंड है उसको मैं XC लिख दूंगी, ठीक है। तो ये है मतलब डिफेक्टेड जीन। ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी। और अगर मैंने लिख दिया XN तो ये है नॉर्मल X, इसको कोई दिक्कत नहीं है। XC लिखूंगी तो कलर ब्लाइंड। इतना क्लियर, इतना क्लियर यो मैम। है ना। मैम कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, डेविल चेकअप कराओ। अब कलर ब्लाइंडनेस में कुछ डेटा याद रखना है, दैट इज ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, बता दिया। 8% मेल्स को इफेक्ट करता है और 0.4% है फीमेल को इफेक्ट करता है, ठीक है। ये कोई गलत मत लिख लेना भाई, 0.4% फीमेल को करता है, वाह ये गलत। तो तुम देख सकते हो ज्यादा ये पुरुषों की तरफ है। Yes, ma'am. है ना, तो सारी लड़कियां खुश हो गई, अरे हम बच गए। ओके, तो हमें रेड ग्रीन पढ़ना है, ऑल राइट। तो अब इसका अगर हम क्रॉस बनाएंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जरा क्रॉस बनाना, कॉपियाँ खोलो जरा अपनी, 2 डिसऑर्डर तो करके जाएंगे। कॉपी खोलो, ये तो हो जाइए। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट्स से इसमें से मदर कौन सी होगी, फादर कौन सा होगा, ए और बी में से? B father और A B mother. father और B mother। हाँ ठीक है, क्योंकि x तो माता जी के पास होगा ना, जिनको ये नहीं पता मैं बता देती हूँ। पहले मैं थोड़ा हंस लूँ, क्या बात कर रहे हो। XX 2 क्रोमोसोम जब जाते हैं तो वो उससे फीमेल बनती है और XY से मेल बनता है, ठीक है। तो मुझे ये देख के पता चल रहा है कि XC है, यानी कि इनको क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस। है ना। और XN इज मींस नॉर्मल। नॉर्मल। यस। और क्या ये कलर वाला। ब्लाइंड का जीन Y क्रोमोसोम पे है? नो मैम। नो No, मैम। ma'am. ये बनेगा ऐसे, इसको लिखना है Y नॉर्मल। Y नॉर्मल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ Y लिख दो, ठीक है। समझ में आया कैसे लिखा? यो मैम।
बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इनका क्रॉस कराओ तो गैमीट बनेंगे, इसका एक्स एक और इसका बनेगा एक्स एन एन वाई। तो अगर मैंने इनका क्रॉस कराया, हाँ इशिता, मैम तो जैसे जो मेल हैं तो वो तो कभी कैरियर हो ही नहीं सकते क्योंकि वाई पे तो होता ही नहीं इसका वो इफेक्ट। यस यस बिल्कुल। तो ये बात तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं अगर मन करे तो, मेल कैन नॉट बी अ कैरियर। तभी तो पुरुषों को ज्यादा है, फीमेल को कम क्यों है? कैरियर्स है नेचर में, लेकिन कैरियर है ना, बीमारी नहीं होती। कैरियर वो होता है जिसके पास एक जीन है, बीमारी नहीं कर पा रहे क्योंकि वो रिसेसिव है। ठीक है, अब देखो, अब देखो कैसे कैसे बच्चे बन सकते हैं इसके, एक्स सी एक्स एन, करेक्ट, एक्स सी एन वाई, दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास बहुत अच्छे से। इज इट क्लियर? तो जो ये बना है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ध्यान से देखना, एक्स सी एक्स एन। तो इसमें एक फीमेल के पास, मतलब फीमेल के पास एक क्रोमोसोम पे जीन है हीमोफीलिया करने वाला और एक नॉर्मल है, तो ये फीमेल कैसी होगी? कैरियर। कैरियर। हम कहेंगे कैरियर। क्या इसको डिजीज होगी? नो मैम। बेटा नो डिजीज। जो No, कैरियर ma'am. होती है उसको नो डिजीज है। क्यों? क्योंकि अगर दो सीसी होंगे तभी जाके बीमारी हो पाएगी, क्योंकि ये रिसेसिव डिजीज है। और जो मेल बना है बेचारा, उसके पास एक एक्स गया डिफेक्टेड, वाई का तो कोई फर्क ही नहीं था, तो रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, तो ये होगा डिसऑर्डर, कलर ब्लाइंड। डिसऑर्डर बेचारा कलर ब्लाइंड। समझ आया ये एग्जांपल? यो यो कॉपी में खुद से करा यो बेटा। सृजल फीमेल से फीमेल में तब जाएगा, फीमेल में अगर फादर को कलर ब्लाइंडनेस है और मदर कैरियर है या कलर ब्लाइंड है, तब फीमेल के पास चला जाएगा, राइट? अदरवाइज नहीं जा पाएगा। यो मैम। अब ये वाला एग्जांपल करके बताओ, चलो शाबाश। एक बार एग्जांपल करो। दैट डिपेंड्स, अगर सिर्फ फीमेल्स बन रही है साहिल तो देन इट कैन स्किप अ जनरेशन। अगर उस फैमिली में मेल आ गया तो दे विल हैव द डिजीज। इट डिपेंड्स, पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट? तो गेमीट बनाऊंगी सबसे यार हमेशा ना पहले गेमीट बना लिया करो, क्रॉस में कभी गलती नहीं होगी। एक्स एन एक बना लिया मैंने, एक्स एन एक, दोनों सेम ही है ना, तो मैं इसको एक ही बार लिखती हूँ एक्स एन, तो ये नॉर्मल है। बाकी पिताजी के दो गेमीट बनेंगे, एक्स सी एन वाई। क्रॉस कराऊंगी तो क्या बनेगा? एक एक्स एन एक्स सी, एक बन सकता है मेरे पास एक्स एन वाई। किसी को गेमीट बनाने नहीं आते मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है? इस केस में क्या बनेगा? जो हमारी फीमेल बनी वो क्या बनी? कैरियर कैरियर। और बेटा क्या बना? नॉर्मल। फ्री नॉर्मल है, हाँ करा दो उसको बीमारी, नॉर्मल है। ओके, दो एग्जाम्पल है, अगर आएगा इसका क्रॉस तो कर पाओगे ना? यस मैम। बहुत बढ़िया बात है। चलो, अब इसमें हमें देखने को मिलती है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो हीमोफीलिया के साथ लिख लो, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को मिलती है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होती है? हाँ जी बोलो निश। मैम लास्ट में फीमेल कैरियर हुई या कलर ब्लाइंड? कलर ब्लाइंडनेस एक रिसेसिव डिजीज है, डोमिनेंट रिसेसिव। रिसेसिव है, तो दोनों एक्स के ऊपर हमारे पास डिजीज होने वाला जीन होना चाहिए ना, लेकिन एक ही एक्स पे है ना, तो ये कैरियर हो गया। मैम रिसेसिव डोमिनेंट की एब्सेंस में खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा? नहीं, रिसेसिव डोमिनेंट की एब्सेंस में खुद को एक्सप्रेस करेगा ना, लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट वाला ऐसे पड़ा, देख नॉर्मल जीन पड़ा है ना, और ये रिसेसिव है। तो अगर सिर्फ अकेला एक्स सी पड़ा था जैसे वाई के साथ, तो इसके पास कोई कंपटीशन नहीं था, तब ये अकेला था, तब इसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। लेकिन जब एक्स सी पड़ा है और उसके सामने एक एक्स एन पड़ा है, एक्स एन डोमिनेंट है नॉर्मल वाला, तो ये प्रोटीन बना के बचा लेगा उसे, तो यहाँ पर ये सिर्फ कैरियर हुआ, डिजीज नहीं होगी। ओके डन मैम। बहुत बढ़िया। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होती है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हमेशा पापा से स्टार्ट होती है, तो पॉइंट्स लिख लो, डैड से स्टार्ट होगी, कभी भी फीमेल से स्टार्ट नहीं होती, मेल से स्टार्ट होती है। तो पापा को डिजीज होगी तो पापा से डिजीज किसको जाएगी? अब इसको कैसे इमेजिन करना है? डॉटर को जाएगी, ठीक है? तो कैसे इमेजिन कर लो योर फादर, ठीक है, योर डैड, इजी वे है याद करने का, है ना? उससे डॉटर को गई यानी कि मुझे मिली, ये रहा मेरा नाम। अब मुझसे डिजीज किसको जा सकती है? मुझसे डिजीज मेरे सन को जा सकती है, ठीक है? तो मेरे सन को डिजीज मिल गई, क्या नाम दिया जाए उसको? सक्षम मेरे नेफ्यू का नाम है। ऋषि मेरी मर्जी। मैं अपने बच्चे का नाम तुमसे पूछ के रखूंगी, क्या हो तुम? है आरव। रामू
जतिन, मैम जैस मानक रख दो। मन्नत लड़के का नाम मन्नत रखूं? मैम जैस मानक। बेटा जो मुझसे बोला नहीं जा रहा वो कैसे रखूंगी? ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग, बेटा कुछ भी रखूंगी, ईशु नाम नहीं रखूंगी। तो डैड से बेटे को और बेटी से सन को, तो मैं ऐसे भी पूछ सकती हूँ मैम ना? चैट में देखो, मैम चैट में। अच्छा, वाह, नाइस, बहुत ही खराब था ये। तो नाना जी से मिला है इस सन को, राइट? ऋषु को अपने नानू से मिली है ये डिजीज, इसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। समझ में आई? यस क्रिस क्रॉस मैम। इनहेरिटेंस। इसी को मैं बनाऊं तो, मैम इसको मैं बनाऊं तो ये है डैड, ये है फीमेल। फीमेल लेनी है तुमको नॉर्मल, तो क्या मिलेगी, क्या प्रोजनी बनेगी? बनाओ इसे कॉपी में, मेरी शक्ल मत दो, बहुत पिटोगे। अरे अरे अरे, कॉपी में बनाओ। क्रॉस जो बनाएगा नहीं उसका कभी होगा, वो ये ना जिसने न्यूमेरिकल खुद हाथों से नहीं किया उसे कहते कुछ नहीं आता। एक्स एन एक्स सी, एक्स इन, ओके सॉरी, एक्स इन वाई, ये दो बनेगा। ये हमारी बनी फीमेल कैरियर, और मेल हमारा डिजीज फ्री है ना? नॉर्मल। फ्री है हमारा, बढ़िया। नॉर्मल लिख देती हूँ यार, फिर तुम बाद में कंफ्यूज होगे। नॉर्मल पीछे भी अभी बनाया था हमने, ऐसी बात नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये मेरा है भाई। ये रहे सूद साहब, पापा का नाम है ना सूद, तो सूद साहब ही कहेंगे। उसके बाद अब आगे किसकी रिप्रोडक्शन दिखानी है हमें, किसका क्रॉस दिखाना है हमें, किसका क्रॉस दिखाना है हमें, है? समझ आ गया? बताओ। क्रिस्टल क्लियर मैम। ओ क्रिस्टल नमूनी। एक्स एन एक्स सी ये थी, ठीक है। और जो हम उसके बाद जो पर्सन। यस, ठीक है। अब जो हम पार्टनर लेंगे उसको हम नॉर्मल लेंगे, ठीक है, उसको बावला नहीं लेना है। ओके, तो ये है हमारा नॉर्मल। यहाँ पे नामकरण नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है अभी, ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा क्या हुआ बच्चों के साथ। एक्स एन एक बना, एक एक्स सी, एक्स एन, एक्स वाई। बताइए भैया बच्चे, बताओ। मेरे बच्चों का जेनेटिक मीडिया स्टूडेंट बता रहे हैं मेरे पास। क्या किया है ये मैंने, बताओ भाई, मैं क्यों बना रही हूँ? बताओ भाई क्या बनेगा? नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल होगी, नॉर्मल सन, एकदम कैरियर साइन होगी। बता, साइन बता, साइन स्मार्ट नहीं बनना ज्यादा। एक्स सिंबल एन एक्स एन, एक्स एन वाई, XC, XN, एक्स सी XN, एक्स एन, एक्स सी वाई, XC, XCY। एक्स सी वाई। एक्स सी वाई, यस ठीक है। मैम। ये कंडीशन है। तो कहाँ है हमारा सन? ये रहा लास्ट सन, मैम। ये रहा ऋषि। बेटे तुम डिफेक्टेड। गए, हाउ डेयर यू। डिजीज है पर ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा नॉर्मल लाइफ ले सकता है। बहुत ही इनसेंसिटिव इंसान हो तुम यार, हद हो गई। कैरियर कहाँ है? सेकंड नंबर पे। बेचारी डॉटर कैरियर हो गई, बताओ, दुख हुआ। पर चलो कोई ना, समझ आ गई क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. Criss cross inheritance is when the defective gene passes from dad to daughter and from daughter to her son, present in recessive X-linked cases। बेटा यही होती है बस, recessive X-linked cases पे। ये रहे नीट का क्वेश्चन 4 मार्क का। डन? डन। बहुत बढ़िया। आओ इसके स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, फर्स्ट पेज। और मैं कैमरा बंद करती हूँ, मेरी फोटो भी ले रही हूँ। सेकेंड पेज, थर्ड पेज, एक और पेज, उसके बाद वाला पेज, उसके बाद वाला पेज। इसी तक समय तो अपने हिसाब से ही चलता है। ये जहाँ पे तुमको गलत दिख रहा था, कलर ब्लाइंड बच्चों। अच्छा,
उसके बाद वाला पेज, सबसे बाद इसमें कुछ नहीं लिखना तुम्हें, ये वाला पेज, एक एग्जाम्पल 1 बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? यस मैम। मेरा कनेक्शन वीक है बेटा, मैं इसके बाद स्लाइड भेज दूंगी, देख लियो। तुम्हारे वहाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है, कंसिस्टेंट प्रॉब्लम चल रही है तो मुझे व्हाट्सअप करना, ठीक है? विल फाइंड इट आउट। डन। नेक्स्ट पेज। एंड दिस इज अ लास्ट पेज। बहुत ही बुरा हुआ यहाँ पे दुख हुआ मुझे। ओके डन। डन मैम। यो मैम। उसके बाद ये इसका लो स्क्रीनशॉट, ले लो भाई, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर भाग जाना फटाफट। इसका स्क्रीनशॉट लो। जिनको नहीं दिख रहा यार उनका नेट का प्रॉब्लम है, तो तुम नोट्स ले लेना ड्राइव से, यही कर सकते हैं हम। इसका लो स्क्रीनशॉट। एक्सक्यूज मी मैम। यूज्ड, बोलो। मैम होलैंड्रिक और होलोगाइनिक भी इसी में आती हैं? हाँ आगे जाके आएंगे, लेकिन अभी नहीं। गायनोकोमेस्टिक भी इसी के अंदर आएगी। यस मैम। आगे चलूं? यस, ये वाला, ये वाला पर बता देना पेज को स्किप हो गया तो फायदा क्या हुआ मेरा करने का। और ये वाला पेज सिर्फ इसलिए कि तुमको पता चले कैसे बनाना था, बावलो। ओ ये इम्पोर्टेंट है। ओ ये तो होमवर्क है। अच्छा डन। डन सबका? यो मैम। यो